अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मईशत को लेकर। यकीनन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और एक ऐसा मसला कि जिस पर हम हमेशा बात करते चले आए हैं और हमेशा पुरुम्मीद रहे हैं कि हमारी मईशत ठीक हो जाएगी, वो तमाम इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत वक्त जो भी हो, इससे पहले जब PDM की गवर्नमेंट भी तब भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे पहले PTI की गवर्नमेंट थी तब भी एक्सपेक्ट करते रहे। और हर दौर में हमने देखा है कि महंगाई होती चली गई है और कमोडिटीज़ महंगी होती चली गई हैं और फ्यूल की प्राइसेस में भी इजाफा होता चला जा रहा है। अब तक के जो ये 1.5 माह की गवर्नमेंट है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, PMLN की कह लें, PDM की कह लें, इसमें भी 15 रुपये पेट्रोल महंगा किया जा चुका है और मजीद ये भी महंगा 16 तारीख से और हो चुका है, यानी कि उसको शामिल करके 15 रुपये हो चुका है। क्या हम अपनी मईशत को ठीक कर सकेंगे? बैरूनी इमदाद हमें किस हद तक फ़ायदेमंद होगी और इस पर क्या हम इसको यूटिलाइज कर सकेंगे या ये जो बैरूनी इमदाद आएगी ये हम अपने कर्जे उतारने में लगा देंगे? आज के प्रोग्राम में जी बात करने के लिए हमारे साथ हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट शब्बर जैदी साहब मौजूद हैं। शब्बर जैदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। शब्बर जैदी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने जो जो तजावीज़ जब जब दी हैं उन पर अमल दरामद उस तरीके से नहीं होता चला आया है। क्या आपको लगता है कि अब we've got the right man for the right job? जो हमारे नए वजीर खजाना हैं, he'll make that change जिसकी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, as he's been declared an expert in his own right when it comes to finance. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि औरंगजेब साहब के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उनके पास कोई बैकलॉग नहीं है। और जहां तक एक्सपर्ट इन फाइनेंस की बात है, पाकिस्तान में एक्सपर्ट इन फाइनेंस हमेशा आते रहे हैं, ऐसी बात नहीं। बात सवाल ये है कि उनको कितनी सपोर्ट मिलेगी। मैं बात नहीं करता पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, उनको कितनी सपोर्ट मिलेगी आर्मी की कि पाकिस्तान की चीजों को ठप किया जाए। अब हमें बातें लगी लिपटी नहीं रखनी चाहिए और जब तक पाकिस्तान आर्मी के साथ एक थोड़ा सा सख्त रवैया रखकर वो चीजें जो गलत हैं वो नहीं की गई तो पाकिस्तान की मईशत सही नहीं हो सकेगी। और औरंगजेब साहब की जाती काबिलियत या उनकी कोई चीज वो पाकिस्तान में उस हद तक रेलेवेंट नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। हम इन चीजों में टाइम जाया करते हैं जब हम शख्सियात के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि शख्सियात पर मामला सिर्फ डिपेंड नहीं करता है, सपोर्ट भी साथ में चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उनको वो सपोर्ट अब मिलेगी, खास तौर पर SIFC के जरिए? देखिए, मैं इस तरह की SIFC ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, मगर मैं सबसे पहले ये चाहूंगा और सबसे पहले मैं ये पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये पाकिस्तान के लोगों को बावर करा देना चाहिए कि हमारी मईशत की हालत अच्छी नहीं है और हमारे पास कोई प्लान नहीं है और हम इस रवैये के साथ सही नहीं हो सकते और हमें सही होना है। हम ख्यालों में रहते हैं, हवाओं में रहते हैं, हम अपने बारे में हमारी बड़ी अना है, शख्सियात प्रस्ती की जाती है, एक दूसरे को गिराया जाता है। पाकिस्तान एक माशी तौर पर नाकाम मुल्क है, मुझे इसको कहने में कोई आड़ नहीं है और इसको कहने से मैं कोई गैर मुहब्बे वतन नहीं बन जाता, मगर ये हमारे बड़े और हमारे वजीर खजाना साहब भी ये कहने के लिए तैयार नहीं होते जब वो टीवी पर आते हैं। और आप भी मीडिया में जो बैठे हैं, आप भी ये नहीं कहना चाहते, आपकी भी हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में मैं वाहिद आदमी हूं जो अरसे से ये कह रहा हूं कि रियासत नाकाम हो चुकी है। तो जब आप पहले नाकामी का एतराफ नहीं करेंगे उस वक्त तक कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। ठीक, लेकिन एज दे से शब्बर जैदी साहब, देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आपको नहीं लगता है कि कहीं पर कोई उम्मीद की किरण है, कहीं से कोई रिवाइवल हो सकता है? इस सिस्टम के तहत कोई रिवाइवल नहीं हो सकता। आपको जब तक जी, फिर कौन सा सिस्टम लाया जाए शब्बर जैदी साहब? मेरी बात सुने आप, मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा। आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर आसिफ जरदारी की तकरीर सुनी थी 4 अप्रैल की, जो उन्होंने 14 अप्रैल की जो उन्होंने लाड़काना में की थी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है।
प्रेसिडेंट की बात है ये, मैं किसी सियासतदान की बात नहीं कर रहा, ये प्रेसिडेंट ने बयान दिया है। वो क्या कह रहा है उसको पूछो ना, जाके एक इंटरव्यू उसको बुलाओ ना, उठाओ मेरी, जिस तरह आपने मुझे बैठाया है, बिठाओ जरदारी साहब को, उससे पूछो वो क्या कह रहे हैं। तो ये आप उम्मीद की किरण, अल्लाह ताला की दौलत, मालामाल, 27 रमजान की शबे कदर, ये इस तरह की बातें कर रहे ठीक कह रहे हैं आप। हम रियासत है जी जी जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो शब्बर जाहिद साहब कोई सोल्यूशन भी बताइए ना फिर कि क्या करें हम। सोल्यूशन, मैंने सोल्यूशन आपको बता के, मैं कोई यहाँ आपके 1.5 मिनट के प्रोग्राम में सोल्यूशन बताऊंगा, आप समझते हैं कि 1.5 मिनट के प्रोग्राम के अंदर मैं आपको पाकिस्तान की 74 साल तारीख का सोल्यूशन बता दूं। नहीं, आप कहते रहे ना, जिस तरह मुख्तलिफ तजवीज़ देते रहे हैं कि जी वो 5000 का नोट बंद कर दें, जो हमारी ये स्मगलिंग है उसको। आप मुझसे एक्सपेक्ट करें, मैंने कहा ना सोल्यूशन ये है कि पहले नाकामी एक्सेप्ट करो, पहला सोल्यूशन ये है। कर लिया साहब से कहो आए टीवी पर, वज़ीर आज़म साहब, आपके कहने से कुछ नहीं होता, आपके कहने से कुछ नहीं होता। वज़ीर आज़म साहब टीवी पर आए और वो ये कहें कि 74 साल में हमने अवाम का ऐसा बड़ा गरक कर दिया है, और ये एक्सेप्ट करें कि हम भी शामिल है उसमें। देखिए ये 30 साल से गवर्नमेंट करते आ रहे हैं जो बैठे हुए हैं आज, ये कोई नए नहीं है, ये कोई नए नहीं आए हैं। तो ये एक्सेप्ट करें कि भाई 30 साल से हम और दो मिलके आपने पाकिस्तान की अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अब आप पहले ये तो एक्सेप्ट करें। अब आप हर दफा आ जाते हैं नया कोट पहन के, नई टाई लगाकर कि सर मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैं आप कैसे मुझे देखे ना, मैं सही कर दूंगा। 4 दफा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, बातें देखें इनकी किस तरह की करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन शब्बर जाहिद साहब, जो आपने पहले जो कुछ आप सजेस्ट करते रहे हैं, आप अभी भी उस पर कायम है कि अगर वो मेजर्स लिए जाएं तो हो सकता है कुछ बात बन जाए? ज्यादा नहीं लेकिन कुछ तो हो। नहीं, क्या बनाना है बात यार, क्या किस बात बनने से तुम्हारी मुराद क्या है? हम चाहते हैं शब्बर जाहिद साहब, हम चाहते हैं पेट्रोल सस्ता, हम चाहते हैं बिजली सस्ती हो, हम चाहते हैं ये जो हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है ना हो। नहीं, और तुम ये चाहते हो कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ 8 गाड़ियां चलती रहें। तुम ये चाहते हो कि इश्तिहार में आए कि नवाज शरीफ IT सिटी, ये तुम चाहते हो, बेनजीर अस्पताल, ये चाहते हो। तुम लोगों का बुनियादी किबला तो दुरुस्त करो पहले। किसी मुल्क में ऐसा होता है, आधे सफ़े के आप ऐड देते हो कि ये बातें, आप देखिए ये सब चीजें एक सोसाइटी के माशरती रवैये को डिपिक्ट करती है। मैं किसी शख्सियत की बात नहीं कर रहा, पहले आपके माशरती रवैये तो सही करो ना। कि आप कह रहे हो कि सिर्फ 4 पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, आप ये कह रहे हो मुझे? मैं ये कह रहा हूं कि जो पेट्रोल, अदालतों में जाओ, थानों में जाओ, स्कूलों में जाओ, अस्पतालों में जाओ, देखो तो सही क्या हो रहा है। ये कौन सी बात है कि पेट्रोल सस्ता कर दो, बता दें सर सोल्यूशन क्या है। तो मैं तो अब इस तरह की बातों में बात को यकीन नहीं करता, ना मैं इस तरह के प्रोग्राम करना पसंद करता हूँ। आप मुझे बुलाया, मैं तो अब इस तरह की बात करना पसंद ही नहीं करता कि मैं आपसे ये बात करूं कि पेट्रोल कितने का हो जाएगा और कितने का नहीं हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि अदालत कभी नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने ये बताया कि अदालतों में क्या हो रहा है, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जस्टिस वैजिदा ने बताया कि अदालतों में इंसाफ मिल रहा है नहीं मिल रहा, थानों में क्या हो रहा है। यार देखिए मुमताज साहब, ये जो हमने एक बिलावजी की एक इकोनॉमिक्स की बातें आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ये चीजें इररिलेवेंट हैं। पाकिस्तान का आम आदमी तबाह हो चुका है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, उसे कुछ नहीं मिल रहा है। वो थाने में जाता है, वहां रख के खाता है, अस्पताल में जाता है, वहां रख के खाता है, वो हर जगह रख के खा रहा है। वो महंगाई अपनी जगह पर है, वो तो अपनी जगह पर है ही, उसकी इज्जत नफ्स हर जगह मजरू हो रही है। और वजीर आजम साहब और चीफ जस्टिस साहब और हमारे फौजी अफसरान साहब, आप उनके रहने सहने का तरीका देखें, उठने बैठने का तरीका देखें, उनकी आप तकरीरें देखें, तो फिर आपको लगता है कि पता नहीं हम किसी मिशन में लगे हुए हैं, हम पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं। मुझे ये बताएं ना, लड़ाई किससे हो रही है, मुझे ये समझाते पहले, मुझे ये बता दें मुमताज साहब, ये जो लड़ाई हो रही है वजीरिस्तान में या खाने, उसके सामने कौन लड़ रहा है? जो लड़ रहा है उसका मिशन क्या है? जो लड़ रहा है, पाकिस्तानी फौज से लड़ रहा है, उसका वो कौन है? ये तो बता दो मुझे आधे घंटे में है। आप ये तो बताए ना, जो साहब ये कह रहे हैं कि लड़ना है, हम भी लड़ने को तैयार हैं, और ये तो बताएं कि किससे लड़ना है भाई, उसकी शक्ल तो दिखाओ मुझे पहले। दुश्मन है कौन? इंडिया था पहले दुश्मन,
इंडिया तो अपने घर बैठा हुआ है। ये कौन दुश्मन है जो वजीरिस्तान में लड़ रहा है? आपको पता है कौन है? आप यानी कि कहना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारा दिफाई बजट है ये भी पैसों का ज़िया है, हम पैसे वेस्ट ये नहीं कहना, आपने फिर एक बिल्कुल अलग बात कर दी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वजीरिस्तान में लड़ाई हो रही है ना, रोजाना बंदे बढ़ते हैं, 2-3 बढ़ते हैं ना, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। किससे लड़ाई हो रही है हमारी? दहशतगर्दों से। वो दहशतगर्द क्या चाहते हैं? दहशतगर्दों का एजेंडा यही है मुल्क को डिस्टेबलाइज करना, और वो फॉरेन एजेंडे पर है भारत के। नहीं, डिस्टेबलाइज करके वो क्या साबित करे? क्या होगा? वो किसी के इंडिया के एजेंट है? डिस्टेबलाइज इस तरह से होगा कि यही जरी सी बात है, हमारी इकोनॉमी मजीद जमीनबोज हो जाएगी। वो क्या डिस्टेबलाइज करने के बाद वो क्या हासिल करेगी? हासिल इससे ज्यादा क्या होना है कि हमारी इकोनॉमी मजीद तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा। सर सुने ना, डिस्टेबलाइज करने के बाद कोई दुश्मन करा रहा होगा ना, कोई दुश्मन है जो डिस्टेबलाइज करा रहा है, यही कह रहे हो ना तुम? जी हाँ बिल्कुल। तो वो दुश्मन कौन है? भारत। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मेहरबानी। बस आप मेरे से गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ आपकी। अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, फेयर एनफ। अच्छा, अब इसको मईशत के साथ कनेक्ट करें सर, मईशत के साथ इसका क्या कनेक्शन बन रहा है? कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। मैं सिर्फ आज ये कोशिश कर रहा हूँ, कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपने तो बिल्कुल आसान बात कर दी कि सर वो हमारी जंग हो रही है। आपने जनरल क़य्यूम साहब का बयान पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले, उन्होंने कहा था कि हमारे फौजियों में 20,000 आदमी मरा है, उसमें 10,000 आदमी मरा है इंडिया की पाकिस्तान की जंग में, और 10,000 बंदा मरा है इंटरनल वॉर में। ठीक है, सुना था ना आपने? जी। तो 10,000 बंदा जो इंडिया हमारे तालिबान ने मरा है, आप ये कह रहे हो वो भारत ने तालिबान खड़ा करके हमें मारा है। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात। शहबाज ज़ैदी साहब, आपसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, इस मौके पे एक लेते हैं जी ब्रेक, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में शहबाज ज़ैदी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है, बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आपने अभी कहा है शहबाज ज़ैदी साहब कि अगर इसी तरीके से हालात होंगे या ये मामलात हमारे मुल्क में होंगे, सिक्योरिटी नहीं होगी, तो फिर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? अभी सऊदीज इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका ने उन्हें कहा है कि आप करें। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये भारत नहीं है, ये अमेरिका है इसके पीछे, यानी कि जो द एंटायर बैकग्राउंड जो भी डिस्कस हुआ है? नहीं, मेरी गुजारिश ही समझे आप। देखिए, मेरी हमेशा से थ्योरी ये है कि पाकिस्तान एक डिफॉल्टेड कंट्री है, मगर 2000 पाकिस्तान को यूएसए वाले नहीं चाहते कि एक न्यूक्लियर पावर डिफॉल्ट करे, तो उन्होंने पाकिस्तान को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया हुआ है। उस ऑक्सीजन सिलेंडर का एक जो उसकी जो होती है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जो ट्यूब लगती है जी, वो वाया सऊदी अरब आती है। बात समझ आ गई? मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता आपसे। ठीक है, मेरी बात को समझो। अगर सोचना गौर से और मैं क्या कह रहा हूं। अगर तुम ये समझ रहे हो कि सऊदी इन्वेस्टमेंट को अगर मैं एनालाइज करूंगा, मैं सारी जिंदगी इन्वेस्टमेंट करता रहा हूं। मैं टैक्स एडवाइजर नहीं हूं, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। ठीक है, 280 रुपए डॉलर पर फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं बनती है किसी भी इंडस्ट्री की। सऊदी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनकी बड़े शुक्रगुजार हैं, मगर वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिकन लॉबी पाकिस्तान को डिफॉल्टेड कंट्री नहीं देखना चाहती, राइटली सो। और हमें दुआ करनी चाहिए, हम शुक्रगुजार हैं, हमें मेहरबानी करनी चाहिए कि हमारे रमजान की दुआएं कबूल हो गई कि गजा में जंग चल रही है और ईरान ने मिसाइल मार दिया, हमारे 4 पैसे बन जाएंगे। हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। नहीं, ये हंसने की बात है कि इस तरह से कि आप ये बता रहे हैं कि दिस इज द होल प्लान, कि अगर ईरान हमें, और मतलब इन अ वे यू आर सेइंग कि हमें ईरान की सपोर्ट में नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम खड़े होंगे तो फिर ये जो हमें इमदाद मिलनी है ये भी नहीं मिलेगी। तो आपको शक है कोई? नहीं, कोई शक नहीं है। तो फिर क्यों बोल रहे हो मेरे साथ, ज्यादा बहस क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूँ। नहीं, सिर्फ ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज एक बात को ध्यान में रखो, आपका सबसे बड़ा नेबर इंडिया है, उसके साथ अगर हो सकता है कोई दुश्मन हो आपका, मैं नहीं कह रहा दुश्मन नहीं है, मगर इतना बड़ा पड़ोसी अगर दुश्मन भी है तो कोशिश करो कि दुश्मन को दोस्त बनाओ। आप उतने बड़े दुश्मन के साथ जिंदा नहीं रह सकते, आपके पास सलाहियत नहीं है, आप मर जाओगे, आपका मुल्क खंडर हो जाएगा, वो खंडर बना देंगे आपको। अगर आप चाहोगे तो उसका बेहतर तरीका यह है कि उनसे कोई दोस्ती का रास्ता निकालो, अकल की बात करो। मरने का हुक्म कहीं नहीं दिया गया, ठीक, कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखा कि मर जाओ।
आप कह रहे हो कि तालिबान की जो गोलियां चल रही हैं वो इंडिया चलवा रहा है, फिर है ना, मैंने मान ली बात, मैंने सारी बात मान ली आपको, ठीक है। अभी आप जाके जरा मुल्लाओं को बोलो, ये जो बैठे हुए कराची में दारुल उलूम वाले, तालिबान के खिलाफ बयान देके दिखा दे मुझे। बुलाया सैफुल वो क्या नाम था जो कोड़ा खटक वाले हैं, कहाँ गए वो, इंतकाल कर गए और जिंदा है पता नहीं, समीउल हक साहब, तो पूछे ना, पूछे उनसे कि तालिबान किसके लोग हैं, पूछे ना उनसे जाकर आप। ये तो अफगान वॉर में ये हमने ही अमेरिका के लिए, अफगान वॉर तो हुई जब पैदा भी नहीं हुए थे, अफगान वॉर 79, अफगान वॉर को हुए भी 20 साल 25 साल हो गए, मैं बात कर रहा हूं आज की। मैं ये तुमसे पूछ रहा हूं कि नोशकी में 5 पंजाबी मजलूमों को मार दिया गया, इंडिया करा रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा आपने, अरे आपके पास बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है इसकी? नहीं, बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं वो, ये जितने भी वहां पर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी पुष्पनाई भारत कर रहा है। आपके पास कंफर्म न्यूज़ है इसकी कि बीएलए को सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल, भारत बीएलए को कर रहा है। नहीं, आपके पास इसकी कोई रिपोर्ट है? जी बिल्कुल, ये तो एजेंसीज के पास इसकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जो लोग पकड़े जाते रहे हैं उनसे जब तहकीकात की जाती है तो पता चलता रहा। मेरी एक बात सुनो जी, जब वो 70 में ईस्ट पाकिस्तान से कराची में लैंड किया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो गया है। अगले दिन पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया। तो भाई क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहते हो यार? नहीं, आप खुलकर बात करें, जब आप बात कर ही रहे हैं तो शब्बर जैदी साहब खुलकर बात करें ना। नहीं, आपने ये भी कह दिया कि ये निजाम इस निजाम के होते हुए नहीं हो सकता कुछ भी। तो हर चीज आपने तो हर चीज को हर मैटर को इंडिया से, वो हम इस वजह से भी करते हैं ना, खालिस्तान की सपोर्ट करते हो। सुने, अगर आप खालिस्तान की सपोर्ट करते हो, आप मिजोरम की सपोर्ट करते हो, तो अगर इंडिया बीएलए को सपोर्ट करता है तो आपको क्यों बुरा लगता है? हमें इस वजह से बुरा लगता है कि हमारे मुल्क में क्या पाकिस्तान ने खालिस्तान मूवमेंट की सपोर्ट नहीं की? क्या पाकिस्तान का मीडिया खालिस्तान मूवमेंट के बारे में वीडियो नहीं चलाता? बिल्कुल चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं। देखो मेरी बात सुनो। देखिए, आपको बात पता है, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने के खिलाफ एलिगेशन ये थी कि उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट के लीडरों की लिस्ट इंडिया को दी थी, ठीक है। तो जब पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन होती है ना सर जी, तो फिर मिल के बैठ जाता है। इंग्लैंड और फ्रांस में 100 साल जंग हुई थी, 100 साल, 100 ईयर जंग हुई थी। उसके बाद दोनों ईयू में बैठे। जर्मनी और इंग्लैंड में से 2 वर्ल्ड वॉर हुई हैं, वो दोनों साथ। जापान और अमेरिका ने एटम बम मार दिया, अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम मार दिया, कि लाखों लोग मर गए, वो साथ बैठे हैं। हमने कौन सा कट्टा मारा है इंडिया का? और इंडिया तो हम भारत के साथ तिजारत करेंगे तो हमारी मैशत ठीक हो जाएगी। मैंने आपसे सवाल, मैं ये कह नहीं रहा, मैंने आपसे सवाल, अभी तो आपने डायरेक्ट कहा, मैं तो कह रहा हूँ तिजारत तो बाद में आएगी। मैं तो कह रहा हूँ पहले ये चलो तिजारत नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर हमारी कोई अच्छे ताल्लुकात हुए तो कम से कम वो तालिबान को तो आपके हिसाब से सपोर्ट नहीं करेंगे ना। ठीक है, पहली चीज तो खत्म करो ना। अगर आपकी थ्योरी ये है कि वो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं और मैं जाके उनसे माफी मांग लेता हूँ कि सर आप इंसान हमारी दोस्ती करें और इनके सपोर्ट करना बंद कर दें, तो इस नुस्खे में आपको नुकसान है? कोई नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं है कि अगर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो जाए, लेकिन भारत तो उसी पर तुला है ना, वो तो बात ही करते हैं मुंबई हमलों की, उससे आगे चलते ही नहीं है वो। ये आपने कहां से सुन लिया? मैं वही तो अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1000 बार सुना है शब्बर जैदी साहब कि भारत जब उनसे बात की जाए वो कहते हैं जी वो मुंबई हमले। 7% की ग्रोथ से वो मुल्क चल रहा है, हमारे 18 करोड़ मुसलमान वहां रहते हैं, ठीक है। मेरे आबा अजदाद की वहां खबरें हैं, मैं क्यों उसको बम मारूंगा और वो क्यों मुझे बम मारेगा? सिखों का सारा मजहबी मकाम लाहौर पंजाब पाकिस्तान में है, वो क्यों लाहौर में बम मारेगा? लाहौर में उनकी बेसमादियां हैं, क्यों लड़ रहे हैं? हमें कौन सा कट्टा मारा है हमने एक दूसरे का?
लेकिन मुझे इस पर सारी कहानी, सारी बात आपकी मैं समझ गया। ठीक कह रहे हैं आप कि जी ये मसाइल हैं, यहाँ पे वजीरिस्तान में मसाइल हैं, किससे हम जंग लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, कब से लड़ रहे हैं, बेनजीर भुट्टो ने क्या किया। एक मिनट, मुझे बताओ किस पे मसाइल नहीं है? जज लिख रहे हैं कि हम सिक्योर नहीं है, थाने में इंसाफ नहीं मिल रहा, BLA लड़ रही है, तालिबान लड़ रही है, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ रही है। कौन सी चीज है जो इस वक्त माशरे में ठीक है? आप जी बता दो। चलो कुछ भी नहीं, रूल ऑफ लॉ बड़ा मैटर करता है। रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। नहीं, रूल ऑफ नहीं, मैं कह रहा हूँ सऊदी अरब का वजीर खजाना आ गया तो आप इसका मतलब है आप पाकिस्तानी तालियां बजाना शुरू कर दें, यही करें? नहीं, तालियां तो बजा रहे हैं, हुकूमत तालियां बजा रही है कि जी सऊदी वजीर खारिजा आए हैं। तो यार मैं हुकूमत को तो मैं सीरियस नहीं लेता ना। अवाम तो तब तालियां बजाएगी ना जिस पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि पेट्रोल सस्ता होगा, बिजली सस्ती होगी, कमोडिटीज की प्राइसेस नीचे आएंगी, महंगाई कम होगी तो अवाम खुश होगी। आज अच्छा सुनो मेरी बात। आज रिसाला आता है कि इंग्लैंड का इकोनॉमिस्ट, जी हाँ, एक रिसाला आता है इकोनॉमिस्ट, जी हाँ, उसमें एक आर्टिकल लिखा हुआ है आज। उस आर्टिकल में ये लिखा है कि इंडिया ने जितना ऑयल रशिया से बाय किया है उसने बीजेपी गवर्नमेंट की पूरी इकोनॉमी को सीधा कर दिया है। और श्रीलंका और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इसलिए है कि पाकिस्तान की ऑयल की एक प्राइस और श्रीलंका की प्राइस इंडिया से बहुत ज्यादा है। अब मुझे ये समझाओ कि ये हमारे हालत क्यों हैं कि ना हम ईरान से ले सकते हैं ना रशिया से ले सकते हैं, हमें महंगा लेना पड़ रहा है, इंडिया ले रहा है रशिया से। तो ये कितनी रकत का सवाब है कि हम अमेरिका, ये यहाँ तो हम नुकसान कर रहे हैं और हमारी पता नहीं किससे लड़ाई चल रही है। आप आर्टिकल पढ़ो, आज के इकोनॉमिक्स में आर्टिकल है कि इंडिया ने कितने पैसे बचाए हैं रशिया के ऑयल लेने से। आप उस आर्टिकल को पढ़ो, 181 बिलियन डॉलर के आसपास की अमाउंट लिखी है उन्होंने, और उसमें लिखा है कि बीजेपी गवर्नमेंट इस बुनियाद पर इलेक्शन जीत जाएगी अगला। और पाकिस्तान लिखा कि पाकिस्तान में महंगाई की बुनियादी वजह ऑयल प्राइसेस है और पाकिस्तान रशियन ऑयल नहीं एक्वायर कर पा रहा है बिकॉज ऑफ अमेरिकन सेक्शन। तो आप जो कह रहे हो कि सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप अमेरिका से ये कहो कि भाई हमें सऊदी इन्वेस्टमेंट बाद में ले लेंगे, हमें रशिया ऑयल लेने दो। समझ आई क्या कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सर, आपकी बात में इसमें you've got sense in what you say कि अगर हम अपना रशिया से तेल ले लें। आपको ये बात पता है कि हमें सऊदी ऑयल लेना पड़ता है महंगा, हम किसी और से ऑयल नहीं ले सकते, ये उनकी हमारे पर मेहरबानी है। शहबाज ज़ैदी साहब, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, एक वक्फा लेते हैं, मुलाकात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज ज़ैदी साहब। अच्छा, लेकिन ये जो रूसी तेल था शहबाज ज़ैदी साहब, इसका हमारे यहाँ एक और मसला भी तो था ना कि ये इसको यहाँ पर रिफाइन करने की भी तो हमारे पास सहूलत नहीं है, और जब हम इसको बाहर से ही कहीं से इसको रिफाइन करवा कर लाएंगे अपने पास, जो कि किया भी गया, तो उसकी जो बचत है या जो बीच में गैप है वो बहुत कम हो जाता है, फर्क जो है। मुमताज साहब, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जो आपका दुश्मन मुल्क है ना, आपको पता है कि आप जितनी दवाएं पाकिस्तान में बिक रही हैं, जितनी भी दवाएं बिक रही है, उस सब का रॉ मटेरियल इंडिया से आता है, मिलिट्री ने स्पेशल अप्रूवल दी हुई है। ये बात पता है आपको? जी हाँ, चाइना से भी आता है। नहीं, चाइना खत्म है, इंडिया है, इंडिया से ट्रेड बंद है, सब पता है आपको, मगर दवाओं का रॉ मटेरियल अलाउड है। हम दवाओं का रॉ मटेरियल इंडिया से लेते हैं, ठीक, चाइना से नहीं लेते। चाइना महंगा होता है, इंडिया से लेते हैं, और एक ही आइटम अप्रूव्ड है, वो दवाओं का रॉ मटेरियल है। दवाएं लेना आपको जायज है, अगर इंडियन ऑयल लाकर पाकिस्तान को दे दे वो आपको तकलीफ होती है। यार खुदा का वास्ता है, आंखें खोलो और इस इस्लामाबाद की बेईमान ब्यूरोक्रेसी और इस बेईमान सिस्टम से ऊपर सोचो। ये जो बातें आपको कर रहे हैं ना, मैं कर रहा हूं, ये सिर्फ शहबाज ज़ैदी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। किसी की जरूरत नहीं है बात करने की। तो शायद क्या शहबाज ज़ैदी साहब, आपकी इसी आपके मतलब ब्लंट जो आपका अंदाज है बात करने का, क्या यही वजह है कि जिसकी वजह से फिर आप जैसे एक्सपर्ट्स को एंगेज नहीं किया जाता, क्योंकि आप सीधी मुंह पर बात कर देते हैं? मुझे क्या जरूरत है वहां एंगेज होने की? मेरा दिमाग खराब है, मैं अपनी वालदा को छोड़कर 91 साल की इस्लामाबाद की जाके कूफे में जाके रहूंगा।
आप एक दफा गए तो से पहले गए तो थे आप? तो जब भी तो कूफे से वापस आ गया मैं, जिस तरह हजरत अली वापस आ गए थे। उस वक्त सिस्टम ठीक था? हजरत अली भी तो उस वक्त आपको उम्मीद थे? नहीं, मैं टेक्निकली मजबूर था। हाँ, उम्मीद तो नहीं था। मैंने कहा जितना हो सकता है कर लेते हैं। मैं क्यों वापस आया? मुझे तो कभी इमरान खान ने नहीं मना किया। इमरान खान और बाजवा साहब मुझे बूट करते रहे। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा। अल्लाह ताला पता नहीं क्या करता आने वाला है, मगर मुझे तो कोई किसी किस्म की कोई जॉब गवर्नमेंट की एडवाइस, मैं तो उसके साथ डील करने को तैयार नहीं हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ इन मैटर्स पर, क्योंकि मुझे तो उनके कागजों से, उनकी स्टाइल से, उनके कागजों के लेटर हेड से इरिटेशन होती है। मुझे तो उनके बात करने के स्टाइल से इरिटेशन होती है। आपको पता है मैं तकरीबन 3 साल में सिर्फ 2 दफा इस्लामाबाद गया हूँ, और वो भी आधे घंटे की है। मैं इस्लामाबाद नहीं जाता कभी। इस मौके पर जी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो शबर जैदी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी, मईशत के अहम इशू पर बात हो रही है शबर जैदी साहब से। बात को आगे बढ़ाते हुए मजीद जानते हैं कि शबर जैदी साहब हमें मईशत को ठीक करने का क्या नुस्खा बता सकते हैं। शबर जैदी साहब, ये PIA को जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इससे आपको लगता है कि PIA के हालात बेहतर हो जाएंगे और एक बेहतर एयरलाइन, जो हम तो खैर बड़े इस पर मायूस हैं, क्योंकि वो उसका जो स्लोगन था कि बेटर पीपल टू फ्लाई विद, यही था ना उनका स्लोगन। आपको पता है ये स्लोगन किसने कहा था? पता है आपको? द ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। ये किसका स्लोगन है पता है आपको? जैकलिन कैनेडी का। उसने कहा था। अच्छा, अब आप सुने, मेरा ये व्यू है PIA के बारे में कि अगर PIA की प्राइवेटाइजेशन नहीं होती है तो उसे इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। ये किसी आयत में नहीं लिखा कि हमारी नेशनल एयरलाइन होनी चाहिए। अमेरिका भी कोई नेशनल एयरलाइन नहीं है। प्राइवेटाइज बंद करते हैं इसको, खत्म। तकलीफ क्या है? प्राइवेट सेक्टर कवर कर लेगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? बंद करें ना। आप क्यों चलाना चाहते हैं? बंद कर देना और एम्प्लॉइज को घर भेज दें, तनख्वाह देते रहें, जब आखिर में रिटायरमेंट टाइम आ जाए खत्म कर दें। व्हाई यू वांट टू कैरी द एयरलाइन? हाँ, अगर कोई 2-4 पैसे दे देता है तो कोई हर्ज नहीं है, मगर मेरा तो बड़ा क्लियर पोजीशन है, PIA शुड बी इमीडिएटली क्लोज्ड। PIA and steel mill should be closed, not privatized. So you mean to say that even if it's privatized, it's not going to help much? यार, वो हमें क्या फायदा है यार? हमें क्या लॉजिक है उसकी? प्राइवेटाइज होगी, चलेगी, नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी, हमें क्या तकलीफ है? चलेगी, नहीं चलेगी, बस चला जाएगा मालिक। हमें तो इससे छुटकारा करना है। अगर वो 2 रुपए हमसे ले लेना तो अभी उसको दे दे। अगर वो कहे कि सर मैं PIA ले रहा हूं, मुझे आप 2 रुपए ज्यादा अपनी जेब से दे, हम दे दें उसको पैसे। क्योंकि ये तो कचरा पाला हुआ है ना आपने। 5-6 हजार एम्प्लॉई है, बदमाशी चल रही है। एयर होस्टेसों का इतना एवरेज वेट है कि वो दरमियान से गुजर नहीं सकती, सीटों के दरमियान से। कैसे चल सकती है एयरलाइन? तो दूसरी तरफ शबर जैदी साहब, ये बताइएगा कि जो ये एयरपोर्ट्स को भी अब आउटसोर्स कर रहे हैं, ये आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन, आई एम श्योर कि इसी वजह से किया जा रहा है कि पहली तो कोशिश यही होगी ना कि PIA को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए। बंद करने से बेहतर अगर हो जाए तो ठीक है। देखो यार, फिर मैं एक बात कहूंगा जो शायद लोगों को अच्छी नहीं लगे। जो लेने आ रहा है उसको जी, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि कराची एयरपोर्ट को कौन लेगा, कितनी प्राइस देगा, क्या देगा। मैं तो इस पर कंफर्टेबल नहीं हूँ बहुत ज्यादा। आज ही ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है कि मिड मई तक इस्लामाबाद एयरपोर्ट फाइनलाइज हो जाएगा और उसके बाद फिर लाहौर और कराची का भी मामला इसी तरीके से होगा। और टेंडर के लिए अखबार में इश्तिहार आ चुका है PIA के लिए भी। वो किस चीज के वजीर है? वजीर दिफा, और साथ में हवाबाजी का भी चार्ज है उनके पास। फिर ये कर ले हवाबाजी, ठीक है। फिर आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। सो आप इस पर अभी भी इस पर आप कहते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन इज नॉट द आंसर टू द प्रॉब्लम, सोल्यूशन नहीं है ये, और ना ही आउटसोर्सिंग सोल्यूशन है। किसकी बात कर रहे हो? एयरपोर्ट की? एयरपोर्ट्स आउटसोर्स और PIA प्राइवेटाइज। एयरपोर्ट आउटसोर्स होने चाहिए पाकिस्तानी को। पाकिस्तान में जो भी चीज प्राइवेटाइज हो उसमें ये कंडीशन लगाई जाए कि पाकिस्तानी लेगा, फॉरेनर नहीं लेगा।
ठीक, और उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे ये फर्क पड़ता है कि जब प्रॉफिट आएगा तो डिविडेंड डॉलर में नहीं भिजवाना पड़ेगा और पाकिस्तानी बिजनेसमैन के पास पैसे आएंगे। ये बाकी फॉरेनर के पास सेल करना कोई अच्छा आइटम नहीं है। ये मेरी फील्ड है, इस पर मैं आपके साथ 3 घंटे बहस कर सकता हूँ। ठीक है, और अभी जो ये जिस तरीके से इसको प्राइवेटाइज या आउटसोर्स किया जाएगा एयरपोर्ट्स को, तो उसमें आपको लगता है कि मयार बेहतर होगा? अगर चलें बाहर का कोई बंदा भी ले लेता है तो अपनों को तो शायद लगता है कि इतना कोई वजन उठा नहीं सकेगा जितनी प्राइस मांगी जाएगी और जो कंडीशन साथ में लगाई जा रही हैं, क्योंकि सिविल एविएशन अथॉरिटी तो बतौर रेगुलेटर मौजूद रहेगा, सिर्फ एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस जो हैं वो आउटसोर्स हो जाएंगे। अगर फ्लाइटें दिन में 4 आएंगी तो फरिश्ता भी नहीं चला सकता, और अगर फ्लाइटें दिन में 200 आएंगी तो वो वायबल हो जाएगा। तो एयरपोर्ट की प्राइवेसी का ताल्लुक फ्लाइट की अवेलेबिलिटी से है। समझ आई आपको बात? जी बिल्कुल। देखो, थोड़ी सी बात ये होती है कि जो बंदे लस्सी पीते हैं ना, तो उनके दिमाग थोड़ा देर में खुलते हैं, तो वो टाइम लगेगा, थोड़ी देर में समझ आ जाएगी बात। ठीक है, और दूसरी तरफ शबर जही साहब ये भी बता दें, जब आप ज्यादा लस्सी पीते हैं ना जी, तो आपके जो ब्रेन सेल है ना वो स्लो हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब शबर जही साहब बिफोर वी कंक्लूड द प्रोग्राम ये भी बता दें कि वो जो हमने पिछले साल देखा कि बड़ा क्रैकडाउन हुआ और जो हमारी करेंसी जो डॉलर्स वगैरह ये सब स्मगल हो रहा था, स्मगलिंग को रोका गया, और फिर हमने देखा कि जो एकदम से प्राइस बढ़ी थी फॉरेन करेंसी की वो नीचे आई, तो क्या अब इसको हम कंट्रोल करेंगे या इसको हम जैसे ही IMF से पैसा आएगा नीचे चली जाएगी, ऊपर जाएगी? और क्या वो जो 5000 के नोट वाला आपका फॉर्मूला था, आप अभी भी समझते हैं कि वो वाइबल है? होना जो आज भी कह रहा हूं कि एक्सचेंज कंपनियां बंद करो। मैं रिकॉर्ड पर हूं ना। जी हाँ। तो ये जुआ कब खत्म हुआ? जब खत्म हुआ जब आपने एक्सचेंज कंपनियों को बुलाकर कहा और उनको एक बड़े सख्त आदमी ने कहा कि आई वांट डॉलर एट दिस रेट, प्लीज गेट आउट ऑफ द रूम। यही हुआ ना? जी ऐसे ही हुआ। तो आपको ये जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए ना और जगह भी। तो भाई आप पहले ये तो रियलाइज करो ना कि हवाला और एक्सचेंज कंपनी चला कौन रहा है, ये तो ढूंढो ना। आपको याद है मलिक बुस्तान हर आधे घंटे बाद टीवी पे बैठा होता था, आप कहाँ है? गायब है। क्यों गायब है? बताओ ना, क्यों गायब है? मैं आज भी कह रहा हूं, मुझसे वो बहुत नाराज है। मैं कह रहा हूं इनको बंद करें एक्सचेंज कंपनियों को। ठीक है, अब आप सारे मान रहे हो कि सही हुआ है, लेकिन वो जो पैसा छुपा हुआ था वो निकाला गया ना छापे मार कर। एक बात तो मानो ना यार, सैयदों को कुछ थोड़ा बहुत तो उनका रूहानी सिलसिला भी तो होता है ना यार। ठीक कह रहे हैं आप। और वो 5000 का नोट 5000 का नोट बंद हो जाएगा, अभी उधर टाइम लगेगा, इनको समझ आते आते एक दफा झटका लगेगा। मगर देखिए ना, अभी तो हमारी दुआएं कबूल हो गई है ना, गजा में हो गई, ईरान ने मिसाइल मार दिए, रमजानों में हमने एहतिकाफ किया था, वो दुआएं हमारी कबूल हो गई, तो वो हमारे अच्छे हालात आ गए। अब अगर जंग बढ़ गई तो और अच्छे हालात आ जाएंगे। चलें, जाते जाते ये भी शबर जही साहब बता दें कि इस बात पर तो आप यकीनन खुश होंगे ना कि इसहाक डार साहब अब वजीर खजाना कम अज कम नहीं है। मेरा ताल्लुक क्या उनके साथ यार? मईशत उनके होते हुए कोई संभली नहीं, जो वो आए और जो दावे किए। मुझे किसी जात से कोई मतलब नहीं है। मैंने फिर कह रहा हूं, आप प्लीज पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान को जातों से आगे सोचें। सल्तनतें जातों से नहीं रेट करती। अच्छा, एक मोहम्मद अली जिन्ना चले गए, पाकिस्तान चलता रहा। सबसे बड़ी जात कायनात में जो थी, हमारे सरवरे कायनात, वो चली गई, दुनिया चलती रही। तो कोई जिंदगी दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो जिसकी वजह से कायनात बनती है। अगर आप ये कहोगे तो ये कुफर है, क्योंकि बाकी रहने वाली वजह सिर्फ अल्लाह की है। अच्छा शहबाज जही साहब, जनरल बाजवा साहब आपसे खुश थे जब आपके पास चार्ज था और आप चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर उसके बाद उन्होंने आपको, जैसे कि आपने कहा भी कि मनाने की कोशिश की, लेकिन आपने कहा कि नहीं, इनफ इज इनफ, और आप कराची वापस चले गए, एंड आप ये जो ब्यूरोक्रेसी के सारे मामला थे आपको पसंद नहीं थे। तो बाजवा साहब ने इतनी एफर्ट्स की, कहाँ क्या ऐसा मसला पड़ा कि बाजवा साहब की कोशिशें भी उस तरीके से फायदेमंद नहीं हुई, या वो रिजल्ट्स नहीं मिले, वो टर्न अराउंड नहीं हुआ?
देखिए बात ये थी, बाजवा साहब और इमरान खान दोनों को मैं ये पूछ रहा था कि सर आप कितने दिन में सही करना चाहते हैं? आप ये समझते हैं कि 5 साल में सही कर लेंगे, तो ये 5 साल की बात नहीं है। अगर आपने सर्जरी करनी है तो आज कर लें। उस सर्जरी के लिए तैयार नहीं थे, वो कह रहे थे दवाओं से इलाज करो। देखिए मैं बताता हूँ सर्जरी में कहाँ इख्तिलाफ हुआ मेरा। मैंने कहा कि एफबीआर में 23,000 एम्प्लॉय हैं, इनमें से 16,000 एम्प्लॉय को रिटायर कर दिया जाए, घर भेजे जाए। बाजवा साहब मेरी बात एग्री कर गए, साइन कर गए डॉक्यूमेंट, मेरे पास साइन डॉक्यूमेंट पड़ा है। मगर उसके बाद लोगों ने जाके कहा कि शब्बर साहब बहुत तब्दीली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये पूरा सिस्टम गिर जाएगा, लोग खिलाफ हो जाएंगे, आप नहीं करें। उन्होंने मुझे बुला के कहा ये नहीं करो। मैंने कहा ठीक है सर, आप नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे फिर। तो मैं समझता हूँ कि जब तक 15,000 एम्प्लॉय रहेंगे एफबीआर में, ये सिवाय बेईमानी के कुछ नहीं करेंगे। मैं इसलिए गया था छोड़ के। मैंने पूरा इंटरव्यू दिया था शाहजेब खानजादा को, एक ही वाकया बताया था कि मैं क्यों चला गया। जब मैंने स्मगलिंग पे हाथ डाला था तो क्या हुआ था, तो वो बाजवा साहब बिल्कुल मेरे साथ थे। बाजवा साहब आज भी, उनसे मेरी कोई इख्तिलाफ नहीं है, मगर वो कह रहे थे इसको 5 साल में करो, मैं कह रहा था इसको 6 महीने में करो। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान सही हो सकता है 2 महीने में। करें ना आप करें ना। मुझे एक बात बताओ कि पाकिस्तान में, लाहौर में या इस्लामाबाद में कितने घर है? गुलबर्ग में आपको पता है किसके घर हैं? मालदार लोग कौन है? नहीं, मालदार नहीं। रिकॉर्ड है कोई? नहीं। कोई ये रिकॉर्ड है? इसके पैसे कहां से आए उसके पास? लाहौर डिफेंस का जो फेज 8 है या पता नहीं कौन सा फेज है, फेज 8, मैं एक दफा देने गया लाहौर का, LSE जो था, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में, वहां से मुझे पैकेजेस आना था। तो मैं माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स में देखता रहा कि वो पूरी एक कॉलोनी बनी है, एक से एक खूबसूरत घर है। मैं सोच रहा था कि यार ये इतने घर हैं, हमारा टैक्स क्यों नहीं आता इस मुल्क के अंदर? तुमने देखा है वो फेज 8? जी जी बिल्कुल देखा है। अच्छा, आप पता है मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, वो जंगल हुआ करता था। लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लेकर पैकेजेस आ रहा था मैं, तकरीबन मेरा ख्याल है 6-7 मील का रास्ता होगा वो कम से कम। और उस पूरे रास्ते में बेहतरीन क्वालिटी के घर बने हुए, देखा होगा आपने? जी बिल्कुल बने हुए हैं। किनके हैं वो? जिनके भी हैं उन्होंने डेफिनेटली कागजों में DHA से लिए हैं, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के जरिए लिए गए हैं, तो कागजी कार्रवाई तो मुकम्मल है। सवाल ये है वो टैक्स में है, मेरे तुम्हारे क्यों नहीं है? मेरे क्यों नहीं है? मैं तो अमीर बाप का बेटा था भाई, क्यों नहीं है मेरे? मैं लाहौर में रहता था, मेरे पास तो अच्छे खासे घर थे, मेरे पास क्यों नहीं है ऐसे घर? तुम्हारे पास क्यों नहीं है? किसके घर है वो? कोई हवाले वाला है, कोई ब्रोकेट है, कोई कमीशन एजेंट है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई स्मगलर है, कोई शालमी का ट्रेडर है, कोई हीरोइन वाला आदमी है। आप देखो सही, गली नंबर, एक दिन आर्मी की जीप जाए ना, एक रिकॉर्ड लेकर आए ना, मुझे किसी बताए तो सही कि घर किसका है, बताए ना। मैंने इस्लामाबाद में जियो फेंसिंग शुरू कराई थी, मैं आज आपको पहले तो बता रहा हूँ। जियो फेंसिंग होती है जिसमें आप ये आइडेंटिफाई करते हो कितने कितने हैं। आपको पता है जियो फेंसिंग किसे कहते हैं? जी जी बिल्कुल मालूम है। आपको पता है मुझे उन्होंने कहा यार जियो फेंसिंग नहीं करो, इस्लामाबाद में बड़े बड़े लोग रहते हैं। ये किसने कहा आपसे? आपके दोनों मुख्तदर है, पॉलिटिकल भी और नॉन पॉलिटिकल भी। अच्छा, दोनों नहीं मना छोड़े। आप मुझे बताएं ये इस्लामाबाद के चेक शराब के फॉर्म किसके हैं? उधर तो मुशर्रफ साहब का भी था। तो मुशर्रफ साहब कोई रसूलुल्लाह तो नहीं थे ना यार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी जिंदगी पत्थर जमीन पे सोते रहे, लेकिन कहते हैं आप इस्लाम। शब्बर ज़हीर साहब ज्यादा ये बता दें कि किन इन्फ्लुएंशियल लोगों ने आपको जियो फेंसिंग से रोका? क्या मतलब? किन लोगों ने आपसे कहा जियो फेंसिंग ना करवाएं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यस, कि नहीं करो यार, अभी ये क्यों पंगेबाजी कर रहे हो? और नॉन पॉलिटिकल किसने आपको मना किया? नॉन पॉलिटिकल भी मेरे सपोर्ट नहीं थी। नॉन पॉलिटिकल तो डायरेक्टली हमसे डील नहीं करते ना, पर सपोर्ट तो उनकी भी नहीं थी। तो यार इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है यार? नहीं चलो मैं तो चला गया ना, आज कर लो, जो फेंसिंग क्यों नहीं कर देते? ट्रैक एंड ट्रेस तो चलता नहीं आपसे यार। ट्रैक एंड ट्रेस में लगा के गया था ना, वो तो चल नहीं रहा आपसे।
ट्रैक एंड ट्रेस तो मैंने लगाया था ना 21-19 में, आज 23 हो गई। अब वजीर आजम साहब कह रहे हैं ट्रैक एंड ट्रेस नहीं चल रहा। यार ट्रैक एंड ट्रेस वजीर आजम का मसला है, ये तो एक कमिश्नर लेवल का मसला है। इसको वजीर आजम डील कर रहा है इस मुल्क के अंदर। लेकिन ट्रैक एंड ट्रेस चल रहा है नहीं चल रहा, ये तो एक बड़ा लो लेवल का मसला होता है ना। बिल्कुल। जो चेयरमैन एफबीआई भी नहीं देखता, वो तो कमिश्नर देख रहे होते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा। अब इस मुल्क के अंदर ट्रैक एंड ट्रेस के बारे में गुफ्तगू कर रहा है वजीर आजम बैठा हुआ कि ट्रैक एंड ट्रेस नहीं चल रहा। ये है मसला है इस मुल्क का। राइटली सो। आप बताएं ना, कहा था ना ट्रैक एंड ट्रेस नहीं चल रहा, कहा था ना, तो क्यों नहीं चल रहा? किसने नहीं चलाया? और मैं आपको बात खत्म कर रहा हूं, उनसे पूछें कि सिंध की शुगर मिलों में ट्रैक एंड ट्रेस किसने बंद कराया? पीडीएम गवर्नमेंट ने। ये पूछ लें किसी से, अगले दिन सवाल बुला किसी को। बिल्कुल ठीक। शब्बर जैदी साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, अदरवाइज वी कुड हैव कंटिन्यू विद द डिस्कशन, और बहुत सी अहम मालूमात हैं जो आपसे आज हम तक पहुंची हैं, एंड इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो टुनाइट, एंड इंशाल्लाह इसको हम मजीद कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज मुझे आज की गुफ्तगू से ये एक दफ़ा फिर अंदाज़ा हुआ है, पहले भी मालूम था, आज ये एक दफ़ा समझें कि एक दफ़ा और मोहर लग गई है कि आपके सीने में बहुत से राज दफन है। वो आप एक अली मुमताज, मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि यार मैं बिला वजह लोगों के, अब मतलब मैंने बहुत कुछ कह दिया है, कह चुका हूँ, मगर मुझे आप अवॉइड नहीं करें तो बेहतर है। चलिए मैं ये बता रहा हूँ, मैं अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ, वो इंशाल्लाह 2 महीने में खत्म हो जाएगी, वो पढ़ लीजिएगा, उसमें सब कुछ लिख दूंगा मैं। चले ठीक हो गया। शब्बर जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।